हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम हाल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड, जितने विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो हम लोग हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, ठीक है, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आपका है ये पहला क्वेश्चन, और पहले क्वेश्चन में कह रहा है क्या, कमल का सिपाही किस विधा की रचना है, यानी किसकी रचना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, कमल का सिपाही जो है वो किसकी रचना है, यानी उसकी रचना जो है किसने की। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है वृंदावन लाल वर्मा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जयशंकर प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है अमृत राय। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, महादेवी वर्मा दिया गया है। तो आप सभी को पता होगा ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यानी इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट आप लिख सकते हो। ठीक है, क्या लिख सकते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो हमसे क्वेश्चन में सिंपल में क्या पूछा है कि कमल का सिपाही जो रचना है उसके रचयिता कौन है, रचनाकार कौन है, लेखक कौन है। आपसे इस तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। तो आप सभी को पता होगा कमल का सिपाही जो रचना है ये अमृत राय के द्वारा रचा गया है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रचना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को। क्वेश्चन नंबर दूसरा में क्या दिया गया है, ये रचना भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है, इस पर भाई आप स्टार लगा सकते हो, बिल्कुल ट्रिपल स्टार मान लीजिए, और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि रस मीमांसा किसकी रचना है, यानी रस मीमांसा एक रचना है, इसके रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है, आप ये समझ सकते हो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है महादेव वर्मा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है क्या, मुंशी प्रेमचंद। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, अज्ञेय दिया गया है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि रस मीमांसा जो है उसके रचयिता जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। इनकी काफ़ी रचना महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में आ जाता है। तो आप सभी का काम क्या होगा, मतलब आप लोग क्या करेंगे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जितनी रचना है उन सभी रचनाओं को आप अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यहाँ पर छूटने ना पाए। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर तीसरे को। क्वेश्चन नंबर तीसरे में क्या दिया गया है, गबन किस विधा की रचना है। ठीक है, यानी गबन एक रचना है, उसकी विधा आपको बताना होगा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है नाटक। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है एकांकी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है उपन्यास। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, कहानी दिया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ये बताएं कि गबन जो रचना है इसके लेखक या फिर रचयिता कौन है, इसके रचनाकार कौन है, उस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो गबन जो है ये एक उपन्यास विधा की रचना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आते ही रहता है। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट करिएगा और इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर चौथे को। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पर क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 4 में बोल रहा है कि कंकाल के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है मुंशी प्रेमचंद्र। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है महादेव वर्मा। और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है आचार्य यानी रामचंद्र शुक्ल, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जयशंकर प्रसाद। तो देखिए, कंकाल जो रचना है वो हमारे जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचा गया है, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है भाई। VIMP यानी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें क्यों। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 5वां यहाँ पर। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5वां। और क्वेश्चन नंबर 5वें में क्या बोल रहा है, आधुनिक काल की समय सीमा। आप सभी लोग समय सीमा से क्वेश्चन अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि समय सीमा से एक दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आप लोग VIMP में लिख सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है आधुनिक काल की समय सीमा। तो ऑप्शन नंबर ए में दिएगा 1919 से 1938 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर बी में दिएगा 1936 से 1943 ईस्वी तक। ऑप्शन नंबर सी में दिएगा 1918 से 1950 ईस्वी तक। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिएगा 1943 से 1843 से अब तक। ठीक है, तो आधुनिक काल की जो समय सीमा मानी जाती है वो 1843 से अब तक मानी जाती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 6वें को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6वां काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। इसमें क्या बोल रहा है कि महादेव वर्मा कवयित्री हैं, यानी महादेव वर्मा जो है वो किस युग की कवयित्री हैं, ये आपसे पूछना चाहता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है, यानी पहले में दिया गया है प्रगतिवाद युग। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है द्विवेदी युग। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है छायावाद युग। और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है, प्रयोगवाद युग दिया गया है। ठीक है, तो देखिए ये महादेव वर्मा जो हैं ये छायावादी युग के कवि हैं। आप सभी को पता होगा कि छायावाद युग में 4 कवि आते हैं, जिसमें एक महादेव वर्मा हो गए, एक जयशंकर प्रसाद होंगे, और बाकी 2 आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा आपने। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 7वें को। क्वेश्चन नंबर 7वां काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 7वां काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, हिंदी साहित्य का प्रथम मौलिक उपन्यास है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है निर्मल। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ दिया गया ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दिया गया है तितली। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है परीक्षा गुरु, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है पंच पात्र दिया गया है। तो हिंदी साहित्य का जो प्रथम मौलिक उपन्यास था वो था परीक्षा गुरु, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में आने का फुल चांस है, तो इसको आप लोग ट्रिपल स्टार यहाँ पर लगा सकते हैं भाई। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो यहाँ पर दिया गया ये है क्वेश्चन नंबर 8वां, और क्वेश्चन नंबर 8वां में क्या बोल रहा है, आकाशदीप के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया अमरकांत, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिया गया है जयशंकर प्रसाद, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है निराला दिया गया है। तो आकाशदीप जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचा गया है, जो कि कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में यहाँ पर देखने को आपको मिला है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग महत्वपूर्ण लगा सकते हैं, यानी इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं भाई, ये क्वेश्चन क्या है इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, रामचंद्रिका, ठीक है, रचना है, यानी रामचंद्रिका जो रचना है वो किसकी है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है केशवदास, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बिहारी लाल, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है घनानंद, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है भूषण दिया गया है। तो रामचंद्रिका जो रचना है इसके रचयिता है आपके केशवदास, ठीक है। ये केशवदास जी हैं, जो कि काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है भाई, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां को। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है, तीसरा शतक कब प्रकाशित हुआ। ऑप्शन नंबर ए में देगा 1951 में, ऑप्शन नंबर बी में देगा 1943 में, ऑप्शन नंबर सी में है 1979 में, ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी में देगा 1959 में। तो देखिए यहाँ पर जो प्रथम सप्तक का यानी प्रथम सप्तक का संपादन यानी कि प्रारंभ हुआ था 1943 को। इसके बाद दूसरा जो सप्तक प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 1951 में, ठीक है, और तीसरे नंबर पे जो हुआ था वो 1959 में हुआ था। इसमें सभी में देखेंगे तो 8-8 साल का यहाँ पर आपको गैप यहाँ पर देखने को मिले होगा। तो हमसे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ था, तो तीसरा 1959 में हुआ था, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। यहाँ पर दिया गया क्वेश्चन नंबर 11 में, ठीक है, क्या बोला है, तालाब शब्द का तत्सम है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है समुद्र, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तड़ाक, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है झील, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया है महासागर दिया गया है। तो तालाब शब्द का जो तत्सम होगा वो हो जाएगा तड़ाक, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी में दिया गया है, ठीक है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है, अनुसरण में कौन सा उपसर्ग है। आप सभी को पता होगा कि उपसर्ग क्या होता है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो शब्द की शुरुआत या प्रारंभ में जुड़ते हैं, ठीक है। तो जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर जुड़ा है अनु, तो अनु ही इसका क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका जो सी वाला जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है मिठाई में प्रत्यय है, यानी प्रत्यय, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछता है उपसर्ग से और एक दूसरा वाला प्रत्यय, प्रत्यय उपसर्ग दोनों क्वेश्चन पूछते हैं, एक एक नंबर का, एक नंबर का यहाँ पूछा जाएगा, एक नंबर का यहाँ पूछा जाएगा। और प्रत्यय वे शब्द होते हैं जो शब्द के पीछे जुड़ते हैं या फिर आदि में जुड़ते हैं। जैसे इसमें देखा जाए तो मीठा आई, यहाँ पर क्या निकलती है ध्वनि आई, तो आई ही क्या हो जाएगा इसमें प्रत्यय हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन नंबर इसका जो है सी वाला इसका भी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 14 को। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोल रहा है, चौराहा में कौन सा समास है। ये क्वेश्चन समास से पूछा जा गया है। समास सबसे दो समास यहाँ पर पूछा जाएगा, एक द्वंद्व समास, एक द्विगुण समास, ठीक है। तो यहाँ पर हमसे पूछा चौराहा, जब भी कभी गिनती जैसा आपको लगे या फिर संख्यावाचक हो कोई पद, तो वहाँ पर आपका कौन सा समास हो जाता है, वहाँ पर सीधा सा हो जाता है द्विगुण समास, ठीक है। तो द्विगु समास कुछ इस तरीके का हो जाएगा। द्वंद्व समास की अगर बात करें तो उसके बीच में योजक का सिंबल होगा, दोनों शब्द एक दूसरे के विपरीत होंगे। जैसे कि यहाँ पर बात करें रात, यहाँ पर योजक का सिंबल, और यहाँ पर हो जाएगा क्या दिन। ये क्या हो जाएगा, ये कौन से समास का उदाहरण है, तो ये द्वंद्व समास के उदाहरण है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये है क्वेश्चन नंबर 15, और क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोल रहा है, इत्यादि में कौन सी संधि है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया दीर्घ, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है आयादी, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है वृद्धि। तो यहाँ पर देखिए शब्द जब भी अधूरा, बीच में कोई शब्द अधूरा अगर दिखाई दे तो वहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, यड़ संधि हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सी वाला है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 16 यानी 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोल रहा है, करुण रस का स्थायी भाव है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रति, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है शोक, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है हास, और ऑप्शन नंबर डी में दिया है निर्वेद, ठीक है। तो देखिए करुण रस का जो स्थायी भाव होता है वो शोक होता है। आप सभी लोगों को करुण यानी स्थायी भाव से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अस्थायी भाव वाला क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा।
और ये वाला क्वेश्चन जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इसमें इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या बोल रहा है, नेत्र मानव कमल है में अलंकार है। ये क्वेश्चन अलंकार से पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया उपमा, और बी में दिया गया यहाँ पर रूपक, और सी में दिया गया यहाँ पर श्लेष, और डी में क्या देगा उत्प्रेक्षा अलंकार। तो आपको एक शब्द पता होगा, जब शब्द आ जाए किसी भी अलंकार के उदाहरण में, मनहु जनहु मानो जानो, तो वहां पर आपका हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाएगा तो यहाँ पर मानो लिखा है, तो मानो जो होता है मानो जानो मनहु जनहु, ये सब उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर समझते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। यहाँ पर देख सकते हैं ये है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोल रहा है, रूला छंद में कितनी मात्राएं होती हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया 13, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया 11, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया यहाँ पर 24, और ऑप्शन नंबर डी में क्या दिया गया 16 दिया गया है। तो देखिए रोला छंद में 24 मात्राएं होती हैं, आप सभी को पता होगा। अगर नियम आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको यहाँ पर पता चल गया होगा। ठीक है, तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या दिया गया है, कह रहा है कि गोमय शब्द का तद्भव रूप है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए में दिया गया है क्या गुनी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है गिनती, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है गोबर, और ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है कार्तिक। ठीक है, तो देखिए गोमय जो शब्द है इसका तद्भव होता है गोबर। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया और महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इस मतलब एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि 20-20 का ही एमसीक्यू बनता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है, कह रहा है आंख का पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया वाहन, और बी में दिया गया है पावक। ठीक है, और सी में दिया गया है सुधा, और डी में क्या दिया गया है अधि दिया गया है। ठीक है, तो देखिए आंख का जो पर्यायवाची होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये तो ऑप्शन नहीं, आंख का पर्यायवाची जो होता है वो नेत्र होता है। आप अलग से एक ई वाला ऑप्शन करके लिख लीजिए यहाँ पर नेत्र। ठीक है, तो नेत्र ही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आंख का जो पर्यायवाची होता है वो नेत्र ही होता है। ठीक है, तो चलिए 20 क्वेश्चन तो हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग बात करेंगे गद्यांश पद्यांश के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये पेपर का है, जो कि इस सेम टू सेम ऐसे ही आपका क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इस तरीके का गद्यांश यहाँ पर दिया जाएगा, कहेगा जैसे यहाँ पर एक गद्यांश यहाँ पर दिया गया है पेपर में, कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, यह केवल नीति और सद्वृद्धि का ही नहीं नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है, यानी नाश करता है। तो इस तरीके का एक गद्यांश देगा, उनमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में बोला जाता है उपर्युक्त गद्यांश, पहले बोलेगा संदर्भ लिखने के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बोला है संदर्भ, और जितना आप संदर्भ लिखेंगे तो आपको 2 नंबर यहाँ से प्राप्त हो जाएगा। दूसरा वाला क्वेश्चन है गद्यांश में रेखांश की व्याख्या। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर रेखा में जो है रेखांकित किया गया है, तो इसका जो है अनुवाद करेंगे, और ये भी 2 नंबर के यहाँ पर पूछा जाएगा। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर तीसरा, कुसंग का मानव के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये भी 2 नंबर का पूछा है, यानी टोटल पूरे कितने नंबर का हो जाएगा, तो 6 नंबर का हो जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा नंबर है। तो आप लोग ये वाला गद्यांश जरूर पढ़िएगा, कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। ठीक है, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए अब समझते हैं पद्यांश को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है आपका पद्यांश। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ये 22 नंबर पे पद्यांश है ये। और पद्यांश में क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित किसी एक के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जैसा कि यहाँ पर 2 पद्यांश है, एक यहाँ पर क में दिया गया है और यहाँ पर एक ठो ख दिया गया है, तो दोनों में से कोई एक ही करना होता है। ठीक है, ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर का ही आता है। ठीक है, यानी गद्यांश और पद्यांश मिला के 12 नंबर पूरे हो जाते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है चरण कमल बंदो हरिराय जाकी कृपा पंगु गिरी। ठीक है, लांघे अंधे को सब दिखाई सब कुछ दर्शाई बहिरे बहिरे सुने गूंग पुनि बोले। ठीक है, तो इस तरीके का ये गद्यांश है, काफी महत्वपूर्ण गद्यांश है, जिसके लेखक कौन है, क्या नाम है, सूरदास जी। ठीक है, सूरदास जी हैं, इनका आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ताकि आप लोग को यहाँ पर 6 नंबर यहाँ पर क्लियर हो जाए। ठीक है, दोनों में से कोई एक ही करना होता है, तो एक कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे से। उसके बाद आता है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 पे। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा संस्कृत का गद्यांश, जो संस्कृत का नहीं होता है। जैसे यहाँ पर देखे ईशा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषाया। ठीक है, केंद्र स्थलम अस्ति, ये एक ठो संस्कृत का आपको यहाँ पर गद्यांश देखने को मिलेगा, जो कि 5 नंबर का होता है और काफ़ी अच्छा नंबर है भाई। इसमें आपको अनुवाद, इसका पहले संदर्भ अनुवाद लिखना पड़ता है, 2 चीज़ यहाँ पर लिखना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद आता है एक श्लोक आता है, उसका भी आपको अनुवाद ही करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 24 में, यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक
का संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। यानी कि संस्कृत के भी एक गद्यांश और एक पद्यांश, दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो कि 5-5 नंबर के होते हैं। ये भी आपसे 5 ही नंबर का है। ये क और ख दो गद्यांश दिया गया है। इनमें कह रहा है किसी एक का, दोनों में से किसी एक का संदर्भ सहित उसका क्या करिए, व्याख्या करिए। जैसे यहाँ पर पहला दिया गया बंधनम मरणम वापी जयो वापी पराजया उभयत्र समो वीर वीर भाव ही वीरता, एक ये है। दूसरा वाला है नीट शिर विवेक हंसालस्य, ठीक है, त्वमेव तनुषे चेतम, ये वाला है। और ये भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये आपकी बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। इसका अनुवाद से व्याख्या अच्छे से लिखेंगे तो, ठीक है। उसके बाद आता है एक आपका क्या होता है, खंड काव्य आता है, जो कि भाई सब जिला के आधार पर होता है, यानी आप किस जिले में पढ़ते हैं उसके अनुसार आपको याद करना होता है, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चन बैंक में देख लीजिएगा आप किस जिले में हैं और आपको क्या याद करनी चाहिए, ठीक है। तो अब देख बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 में जो दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का लेखक जीवन परिचय। तो सब लेखक का जीवन परिचय आपका जो है 5 नंबर का देखने को मिलेगा। तो उसमें से आपको कंप्लीट करना है एक आचार्य चंद्र शुक्ल का, एक जयशंकर प्रसाद का, गद्यांश से। दो कंप्लीट करेंगे तो एक फंस ही जाएगा और 5 नंबर का यहाँ से आपका कन्फर्म हो जाएगा, और उसका एक दो रचना भी याद कर लीजिएगा। अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पद्यांश में, यहाँ पर दिखा में दिया गया है निम्नलिखित कवियों, यानी कवि का जीवन परिचय। कवि में कौन सा याद करेंगे, तो पहले होंगे तुलसीदास, दूसरे नंबर पे आप याद कर सकते हैं रश खान को नहीं याद करिएगा, महादेवी वर्मा को याद कर लीजिएगा, ठीक है, महादेवी वर्मा। और जो तीसरे नंबर पे है वो है सूरदास। 3 ठो चीज यहाँ पर आप लोग याद कर लीजिएगा जीवन परिचय में से, एक यहाँ और दो यहाँ पर, 3 ठो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर कह रहा है 27 में, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। और ये वाला क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है, यानी कहने का मतलब यहाँ पर आपसे एक श्लोक लिखने के लिए बोल रहा है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आपसे इस तरीके पूछे जाएंगे जो संस्कृत के होते हैं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है निम्नलिखित में से किसी 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछा है तो किसी 2 का ही उत्तर देना पड़ेगा, संस्कृत में देना पड़ेगा। और यहाँ पर दो नंबर का होता है, एक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होता है, यानी 2 क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर का हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन आपका ये ठो आता है निबंध पर। तो निबंध में कौन सा एक बेरोजगार की समस्या, ये वाला पढ़ लीजिएगा, अच्छा मतलब काफ़ी बार पूछा जाता है। उसके बाद एक तो होता है मेरा विद्यालय है, और एक है प्रदूषण की समस्या। ये इतना आप सभी लोग अगर अच्छे से पढ़ ले जाएंगे तो आपके बोर्ड एग्जाम में हिंदी में काफ़ी अच्छा नंबर जो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो जितने ये विद्यार्थी अभी तक कुछ भी नहीं बने तो वो सभी विद्यार्थी लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें और इससे समझने की पूरी कोशिश करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए हिंद, जय भारत।